नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी वीणा सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना। शिखर सम्मेलन को बताया प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर। श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने की दिशा में बड़ी घोषणा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 4 श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाने की घोषणा की। कार्यबल के लिए वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में परिवर्तनकारी पहल। पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान तेज। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाया BLO को धमकाने की कोशिश का आरोप। कहा SIR को संदेह के दायरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं ममता बनर्जी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध। कहा कुछ राजनीतिक दल इस मुहिम को कर रहे हैं कमजोर। चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता शुद्धिकरण सूची का कर रहे हैं विरोध। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किया युवा प्रतिभागियों को संबोधित। युवा ही बनाएंगे विकसित भारत 2047 एम्बेसडर्स राउंड टेबल का हुआ आयोजन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन पर चर्चा केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा, मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा कर रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका देगा। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित 6वें IBSA शिखर सम्मेलन में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच रहे हैं। वहां मौजूद भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और उनकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं की जानकारी साझा की है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इस बारे में और जानकारी के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उच्चायुक्त प्रभात कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहानिसबर्ग G20 समिट में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी इस G20 समिट में? उनकी कई मुलाकातें हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के साउथ अफ्रीका में राजदूत प्रभात कुमार। एम्बेसडर कुमार, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी भारत की इस G20 शिखर सम्मेलन में जोहानिसबर्ग समिट में? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत उत्साह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप देखेंगे कि भारतीय कम्युनिटी में भी बहुत उत्साह है और लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस डाले हैं। आप देखेंगे फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, साओ बोरा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपका स्वागत है। तो और यहाँ के लीडरशिप में भी, साउथ अफ्रीकन लीडरशिप और जो लीडर्स आ रहे हैं उनमें भी बहुत उत्साह है। भारत ने एम्बेसडर जब अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान G20 का एक तरीके से एजेंडा रेवोल्यूशनाइज किया था, जब साउथ की, ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज को सेंटर स्टेज रखा था। जोहानिसबर्ग में की समिट में भी हम यही एजेंडा चलते देख रहे हैं। तो क्या जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं उन पे फोकस रहेगा? आपको जैसे याद होगा कि हमने दिल्ली सम्मेलन में जो G20 समिट हुआ था उसमें ग्लोबल साउथ पे एक हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थी, 2 समिट्स की थी, जिसमें हमने दूसरे देशों का, जो कि G20 के पार्ट नहीं है, 100 से ज़्यादा देश भाग लिए थे उसमें, वर्चुअल समिट थी, और उनका जो भी व्यू था, ओपिनियन था, उसको मैंने हमने वहाँ से निकाल कर और इस G20 समिट में लाए। तो ग्लोबल साउथ तो इसके फोरफ्रंट पे है, सबके सामने है। पिछले 4 समिट जो हैं वो ग्लोबल साउथ कंट्री में हुए हैं, इंडोनेशिया, भारत और उसके बाद ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका। तो चारों देशों ने इस पे बहुत कंट्रीब्यूट किया है और इसलिए ग्लोबल साउथ का एजेंडा फिर फोरफ्रंट पे है। और हमने जो इश्यूज उठाए थे उस समय और जो जिसमें हमने काम आगे किया था, डिजास्टर रेजिलियंस, विमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब इश्यूज जो हैं और भी जो इश्यूज थे वो अब हमारे, आप देखेंगे कि हम इस पे बोलेंगे भी और ये हमारे समिट डॉक्यूमेंट्स में आएगा और इस पे काम चलता रहेगा। तो ये जो हमने जो प्रेसिडेंसी की थी उसका एक परिणाम है। सो क्लियरली भारत ने जो एजेंडा सेट किया था G20 का अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, या अफ्रीकन यूनियन को G20 में जोड़ना अपनी प्रेसिडेंसी, वही एजेंडा इस बार भी जोहानिसबर्ग समिट में चलता नजर आ रहा है। हालांकि जब वैश्विक लीडर यहां मुलाकात करेंगे अगले 2 दिनों में, कई वैश्विक मुद्दे डिस्कस होंगे, पर फोकस क्लियरली ग्लोबल साउथ पे रहेगा। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, जोहानिसबर्ग। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 29 मौजूदा श्रम कानूनों को तर्कसंगत बनाते हुए 4 श्रम संहिताएं 21 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, ये 4 संहिताएं लागू की गई हैं। श्रम नियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रमिकों को बदलती दुनिया के साथ जोड़कर एक ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और आत्मनिर्भर भारत के श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने वाले मजबूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है। भारत के कई श्रम कानून आज़ादी से पहले के बने हुए हैं, जो उस समय के अनुसार बनाए गए थे और उन्हें आधुनिक व्यावसायिक नियमों के हिसाब से बनाया गया है। इन कानूनों को अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलेंगे, जिनमें अवकाश, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं और ग्रेच्युटी की पात्रता 5 वर्ष की जगह अब केवल 1 वर्ष कर दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भुज के हरिपर में बीएसएफ के 176वें बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान अमित शाह ने देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ के जवानों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब तक बीएसएफ सीमा पर है, कोई भी देश में घुस नहीं सकता। इसके अलावा उनकी वजह से लोग चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार बीएसएफ के कल्याण के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और सशस्त्र बलों के लिए सरकार ने आधुनिकीकरण पर जोर दिया है।
गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार देश से बाहर घुसपैठियों को करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएसएफ ने देश में घुसपैठ के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज के साथ साथ सत्र के विधेयकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का भी प्रयास होगा। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में 15 बैठकें होंगी। सरकार के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं और इस सत्र में सरकार इन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में 11वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। यह महत्वपूर्ण बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2026-2027 की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य इन प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों और सुझावों को आगामी बजट में शामिल करना है। इस दौरान विद्युत, जहाजरानी और सड़क परिवहन मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ भारत की स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रहा है। सिंगापुर की कंपनियों के साथ हुई बैठक में उनके अनुभव, चुनौतियों और उपकरण एवं सामग्री की सप्लाई तेज करने को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमटीआई, इंटरप्राइज एसजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विस ITEES, सिंगापुर पॉलिटेक्निक और A+ स्टार के अधिकारियों के साथ सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए तकनीशियनों और इंजीनियरों के कौशल विकास पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस की ओर से चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने बैचलेट के भारत विरोधी रुख को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है और जिस महिला ने कदम कदम पर भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उनके रग रग में भारत विरोधी खून बह रहा है। एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं। इनको पुरस्कृत किया जाता है। जिनको पुरस्कृत करा गया, ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं।
एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव अब चरम पर पहुंच गया है। जहां आयोग ने न्यू टाउन में ईवीएम व्यवस्था की जांच के लिए जिलाधिकारियों के साथ कार्यशाला की, वहीं राज्य सचिवालय में ने भी शनिवार को डीएम की जवाबी बैठक बुलाई। इस बीच काम में ढिलाई के आरोप में कोलकाता उत्तर के 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई है। दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राज्य में बदलती जनसांख्यिकी और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। यहाँ एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और हर हिंदू शरणार्थी इनको नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए कार्रवाई होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के गुंडे एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक संदेह के घेरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में सरकार के द्वारा पोषित आपराधिक तत्व गुंडों के द्वारा बीएलओस को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से खेला होबे के नाम पे हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल की सड़कों पे हुआ था, पुनः ममता बनर्जी अपने टीएमसी के गुंडों के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया में व्यवधान डाल करके क्या वो दिन वापस लाना चाहती हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया खतरनाक नहीं, बल्कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव उनके लिए खतरनाक होंगे, जैसा बिहार में हुआ है। खतरनाक बतला रही है, कल उसी के लिए वहां का रिजल्ट खतरनाक होगा जैसे बिहार के लिए हुआ है। बिहार में एसआईआर के लिए जितना हाई तौबा किए तो यहाँ की जनता समझा दिया ना, मतदाता समझा दिया ना कि हम लोग बाहरी आदमी को नहीं चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का, भारत का जो नागरिक है, भारत का संविधान है, उसके अनुसार जिसको नागरिकता है वही नागरिक रहेगा। एसआईआर यही शुद्धता कायम कर रहा है, तो वैसी परिस्थिति में एसआईआर के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ जनता चल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ बाराबंकी से कांग्रेस सांसद की याचिका पर भी कोर्ट ने नोटिस भेजा है। केरल वाला मामला 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि यूपी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई की तारीख नहीं तय की है। कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा है कि पिछले 1 साल से ढाई साल का फॉर्मूला बताया जा रहा है और अब कांग्रेस नेता डीके सुरेश भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने वचन भंग किया है और असल मंशा डीके सुरेश को सत्ता सौंपने का नहीं है। उनका कहना है कि सिद्धारमैया किसी भी तरह अपनी कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं। I am telling na, last 1 year I am telling na, the 2.5 years formula is there. What DK Suresh says, he is confirming that. Siddaramaiah have to give Vachana Brashta, not Vachana Brashta. Give the power to DK. That is it intention. Many MLAs are going to Delhi because stops Siddaramaiah to continue. 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के दौरान एक एम्बेसडर्स राउंड टेबल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय ऑडियो विजुअल सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत विश्व के सबसे बड़े और विविधतापूर्ण दर्शक समूहों में से एक है और वैश्विक साझेदारों के लिए यहाँ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। Your presence here today reflects the importance that each of our nations places on strengthening cultural ties, deepening creativity, partnership, and shaping a global future for the audiovisual and media industries. India's media and entertainment sector stands today at a defining moment. The industry projected to reach USD 31.6 billion in 2025. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया कि भारत आज स्टूडियो ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभर रहा है और मई 2025 के विश्व ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में 100 से ज़्यादा देशों की भागीदारी इसका प्रमाण है। इस चर्चा में ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, गुयाना, आयरलैंड सहित कई देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। But India as a whole is now being seen as the studio of the world. The World Audio Visual and Entertainment Summit that happened in May this year saw the participation of more than 100 countries, and at the Ambassadors Roundtable for the Global Media Dialogue, chaired by our Honorable Minister and our Honorable External Affairs Minister, we had participation from more than 77 countries who participated in the Global Media Dialogue that happened at WAVES. भारत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इजरायली स्टार्टअप के साथ सहयोग को और गहरा करने की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों देश साइबर सुरक्षा, मेडिकल डिवाइसेस, मोबिलिटी, कम कार्बन स्टील जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भारत इजराइल व्यापार समझौते में तकनीक और नवाचार सहयोग अहम हिस्सा होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 60 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में शामिल होने के लिए इजराइल में हैं। One of the elements is going to be technology and innovation in our comprehensive partnership with Israel. I believe we can collaborate with Israel to promote our own startup ecosystem, aspiring to take it to the levels of deep tech and high quality innovation at competitive prices, given the economies of scale that India has to offer. We are looking at a deep partnership with Israel, who has one startup for every 1,000 people in their population. India aspires to become the startup capital of the world in the years ahead. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोलकाता से एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिस पर 30 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी की पहचान सोहराब के रूप में हुई है जिस पर 30 से ज़्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी सोहराब उर्फ सौरभ, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सदर कैंट का रहने वाला है, एक मोस्ट वांटेड अपराधी है जो पहले हत्या, डकैती, जबरन वसूली समेत कई मामलों में शामिल रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोलकाता से सोहराब को गिरफ्तार किया जहां पर वो अपनी पहचान बदल कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे दिल्ली लेकर आ रही है और इसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। सोहराब जो है, इसके बारे में जितना कम कहा जाए, ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर रह चुका है जिसके ऊपर 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं। ये 19 मई 2025 को फरलो पे छूटा था तिहाड़ जेल से। 10 जून को इसे वापस जाना था तिहाड़ जेल, लेकिन इसने फरलो जंप कर ली। उसके बाद से दिल्ली में सेल की टीमें एक्टिव हो गई, इस पर काम शुरू हो चुका था। यूपी में भी एक अलग से टीम का गठन किया गया था, बिकॉज सोहराब जो है ये दिल्ली और यूपी में इसकी सबसे ज़्यादा वारदातें रही है। आखिर में इसे पार्क स्ट्रीट कोलकाता के इलाके से अरेस्ट किया गया। टोक्यो में चल रहे डेफ ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शौर्या सैनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में 450.6 अंक हासिल किया। वहीं कुशाग्र सिंह राजावत ने 575 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। हालांकि वे पदक जीतने से चूक गए। तो
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।